अब आइए हम बायो-सैवर्ट के नियम का अगला अनुप्रयोग देखते हैं। हमने यहाँ पर एक वृत्तीय धारावाही चालक लिया है और यहाँ पर तीव्रता इसके केंद्र के अक्ष पर किसी बिंदु पर ज्ञात करनी है। मान लीजिए हमने एक वृत्तीय कॉइल लिया है, एक वृत्ताकार धारावाही चालक तार ली है। इसका केंद्र O है और इसके केंद्र के अक्ष पर यानी कि एक ऐसी रेखा ली है हमने जो कि इस कुंडली के लंबवत हो, इस वृत्तीय तार के लंबवत हो और इसके केंद्र से गुजरे, उसे हम इसे अक्ष के नाम से जानते हैं। तो इसके अक्ष पर हमने एक बिंदु लिया है जिसे हम दर्शा रहे हैं P से। इस लूप में तीर की दिशा में ही I धारा प्रवाहित हो रही है और ये जो बिंदु हमने लिया है ये इसके केंद्र से x दूरी पर स्थित है। मान लीजिए ये वृत्तीय लूप आपके कागज तल के लंबवत है, तो इसका अक्ष आपके कागज के तल में होगा। अब इस वृत्तीय कुंडली के द्वारा इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इस वृत्तीय लूप को छोटे छोटे धारा अवयव में बांट देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमने A बिंदु पर dl अल्प लंबाई का एक धारा अवयव लिया है। अब ऐसे ही इसके जस्ट विपरीत यानी कि 180 डिग्री एंगल बनाते हुए हम इस वृत्तीय लूप के दूसरे छोर में भी एक धारा अवयव ले सकते हैं उतनी ही लंबाई का, जो इसके जस्ट विपरीत दिशा में होगा। अब यहाँ से हम ये देखते हैं कि A और A' ये दोनों ही बिंदु P से समान दूरी पर है। वैसे ही हम इस वृत्तीय लूप में कहीं पर भी एक अवयव लें तो उसके विपरीत 180 डिग्री के एंगल में जस्ट उसके सामने दूसरा धारा अवयव ले सकते हैं और ये सारे अवयव इस P बिंदु से R दूरी पर ही स्थित होंगे। अब मान लीजिए इस धारा अवयव A के कारण इस P बिंदु पर बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी dB बराबर μ0/4 पाई IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पर थीटा इस धारा अवयव dl और इस dl और बिंदु P को जोड़ने वाली रेखा यानी R के बीच का कोण होगा। यहाँ जो थीटा हमने लिया है वो अवयव A और उसको बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है, किंतु थीटा बराबर 90 डिग्री है, इसलिए साइन थीटा बराबर यानी कि साइन 90 बराबर 1 होगा और यह मान इस समीकरण में रखने पर हमें प्राप्त होगा dB बराबर μ0/4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर। अब इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इस क्षेत्र की दिशा अवयव A और उसको मिलाने वाली रेखा AP के सम्मिलित तल के लंबवत PQ दिशा के अनुदिश होगी, क्योंकि यहाँ पर हम किसी भी नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए और हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अवयव dl और उस अवयव से उस बिंदु तक को जोड़ने वाली रेखा इन दोनों ही तल के लंबवत होती है और इसे हमने यहाँ पर PQ से दर्शाया है। तो इस dB की दिशा PQ दिशा के अनुदिश होगी। मान लीजिए एंगल APO बराबर फाई है, PN लंबवत है OP के। यहाँ से हम देख सकते हैं एंगल NPQ बराबर फाई होगा। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है, क्योंकि सभी सदिश राशि के दो घटक होते हैं। चूंकि dB भी एक सदिश राशि है, इसीलिए इसके दो घटक होंगे। पहला dB cos फाई, यह अक्ष OP के लंबवत PN की दिशा में है और दूसरा dB sin फाई जो कि अक्ष OP के अनुदिश है। इस अवयव A के विपरीत 180 डिग्री के कोण में हमने एक दूसरा अवयव लिया है A' जो dl लंबाई का ही है और इसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी
dB बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। ये दोनों अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर समान होगी, क्योंकि ये दोनों ही अवयव P बिंदु से समान दूरी पर हैं। ये दोनों ही अवयव समान लंबाई के हैं और इसमें समान धारा प्रवाहित हो रही है, इसलिए इनके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होगा। लेकिन अवयव A डैश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अलग होगी। इसकी दिशा को हम PQ डैश से दर्शाते हैं। इसकी दिशा अवयव DL और R के लंबवत तल पर होगी और इस चित्र में हमने इसे PQ डैश से दर्शाया है। इसको भी पुनः दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। पहला dB cos phi अक्ष OP के लंबवत PN डैश दिशा में, दूसरा dB sin phi अक्ष OP के अनुदिश। यहाँ Pn और Pn डैश के अनुदिश घटक परिणाम में बराबर तथा विपरीत दिशा में है, अतः वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। स्पष्ट है कि लूप के समस्त अवयवों के कारण चुंबकीय क्षेत्र के वे घटक जो अक्ष OP के लंबवत हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, किंतु अक्ष OP के अनुदिश समस्त घटक आपस में जुड़ जाएंगे। क्योंकि ये सारे एक ही दिशा में हैं, अतः धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर स्थित P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता केवल इसके साइन घटकों का ही योग होगी। इसीलिए हम B बराबर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dB sin phi। यहाँ पर हमने समाकलन का चिन्ह लगाया क्योंकि हम सारे घटकों को जोड़ रहे हैं। यहाँ पर dB का मान रखने पर हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ म्यू 0 अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन phi। किंतु समकोण त्रिभुज AOP में साइन phi बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और यहाँ पर लंब है OA और कर्ण है AP, तो यहाँ लिखेंगे साइन phi बराबर R अपॉन R, जहाँ OA बराबर R लूप की त्रिज्या है। इसे समीकरण में रखने पर हमें प्राप्त होगा B बराबर इंटीग्रेशन ऑफ म्यू 0 अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर इंटू R अपॉन R। यहाँ पर देखें म्यू 0 नियतांक है, बहने वाली धारा का मान भी नियत है, इस वृत्ताकार लूप की त्रिज्या नियत है और इस वृत्ताकार लूप से P बिंदु की दूरी भी नियत है। इसलिए हम इन सारे नियतांकों को इस समाकलन से बाहर कर देंगे और समाकलन के अंदर केवल होगा dl, और ऐसे अल्प अवयव को हम जोड़ते जाएंगे तो ये इस वृत्ताकार लूप की परिधि बनाते हैं। इसलिए इंटीग्रेशन dl बराबर 2 पाई r होगा, यानी वृत्ताकार लूप की परिधि। अतः B बराबर होगा म्यू 0 I R अपॉन 4 पाई R क्यूब इंटू 2 पाई R। यहाँ से इसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा B बराबर म्यू 0 I R स्क्वायर अपॉन 2 R क्यूब। अब समकोण त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय लगाने से R स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, और यहाँ से R बराबर प्राप्त होगा R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, और R क्यूब करें यानी कि दोनों पक्षों पर हम क्यूब कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा R क्यूब बराबर R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर पावर में 3/2, और यह मान इस समीकरण में रखने पर हमें प्राप्त होगा B बराबर म्यू 0 I R स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर पावर में 3/2। जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमें ज्ञात हो चुका था इस समीकरण से, फिर हमने यहाँ पे R क्यूब का मान क्यों रखा? क्योंकि इस डेरिवेशन में हमें
किसी भी धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। और इस समीकरण में μ0 I और r ये सारे नियतांक हैं और ये जो स्मॉल r है इस P बिंदु तक की दूरी थी। इस P बिंदु की दूरी इस वृत्ताकार लूप के अक्ष पर इसके केंद्र से ज्ञात करना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय लगाकर स्मॉल r को x के टर्म में कन्वर्ट किया। अब यदि इस वृत्ताकार लूप में n फेरे हो, यानी कि ये लूप के स्थान पर n फेरों वाली कुंडली हो, तो उस समय B बराबर होगा μ0 ni r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। यदि वृत्ताकार कुंडली का केंद्र मूल बिंदु पर हो और इसका अक्ष x अक्ष के अनुदिश हो, तो हम वेक्टर फॉर्म में यानी कि सदिश रूप में सूत्र को लिख सकते हैं। सदिश B बराबर μ0 ni r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर में 3/2 i कैप, जहां पर i कैप x अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश को दर्शाता है और यही धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है। इसमें कुछ विशेष स्थितियां भी हैं। यदि बिंदु P वृत्त के केंद्र पर हो, यानी कि इस O और बिंदु P के बीच की दूरी 0 हो, तो हम लिख सकते हैं x बराबर 0 और उस कंडीशन में हमें प्राप्त होगा B बराबर μ0 ni r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब और यहां से B बराबर होगा μ0 ni अपॉन 2r। और यह समीकरण बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने एक वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए निकाला था। दूसरी स्थिति, यदि बिंदु P केंद्र से अत्यधिक दूरी पर हो, यानी कि ये x का मान इस r के मान से बहुत बहुत अधिक हो, उस कंडीशन में हम x की तुलना में r को नगण्य मान सकते हैं और इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समीकरण में यदि हम r को नगण्य माने x की तुलना में, तो हमें प्राप्त होगा B बराबर μ0 ni r स्क्वायर अपॉन 2 x स्क्वायर पावर में 3/2। यहां से 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें प्राप्त होगा μ0 ni r स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब। और जब हम दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन का ग्राफ बनाते हैं, तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है। क्योंकि समीकरण से यह स्पष्ट है कि B का मान x पर निर्भर करता है, अतः B का मान अधिकतम होगा यदि x बराबर 0 होगा, तो B मैक्सिमम यानी B का मैक्सिमम मान होगा μ0 ni r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब और यहां से B मैक्सिमम बराबर होगा μ0 ni अपॉन 2r। तो स्पष्ट है कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है और केंद्र के दोनों ओर x बराबर प्लस माइनस r/2 यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड r बराबर 2 दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर dB अपॉन dx अधिकतम होती है। यहां से हम देखें x बराबर प्लस माइनस r/2 पर यह समीकरण कुछ इस प्रकार होगा। B बराबर μ0 ni r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस r अपॉन 2 का स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 और इन सब को हल करने पर हमें प्राप्त होगा B बराबर 4 μ0 ni अपॉन 5 √5 r
और केंद्र के दोनों ओर x बराबर प्लस माइनस 2r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी B बराबर म्यू 0 NI r स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर r स्क्वायर प्लस माइनस r स्क्वायर ब्रैकेट बंद 3/2। इन सब को हल करने पर हमें मिलेगा B बराबर म्यू 0 NI अपॉन 4√2r और इन्हीं मानों को लेकर ग्राफ प्रदर्शित किया गया है और यह ग्राफ दिखने में कुछ ऐसा होगा। अब आइए इस सूत्र से जुड़ा हुआ हम एक अंकिक प्रश्न बनाते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की 100 कसकर लपेटे हुए फेरों की किसी एक ऐसी कुंडली पर विचार कीजिए जिससे 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है? इस प्रश्न में दिया गया है r बराबर 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 10 सेंटीमीटर बराबर 10 × 10⁻⁻2 मीटर। फेरों की संख्या n बराबर 100 है और धारा का मान 1 एम्पीयर है। तो B बराबर होगा म्यू 0 NI अपॉन 2r। म्यू 0 बराबर होगा 4 पाई × 10⁻⁻7 और हम बाकी मान इस फॉर्मूले पे रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा B बराबर 2 पाई × 10⁻⁻4। इसे आगे हल करते हैं हम। पाई का मान हम 3.14 लेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3.14 × 10⁻⁻4 और इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा B बराबर 6.28 × 10⁻⁻4 टेस्ला। अब बच्चों हम चुंबकीय क्षेत्र से जुड़े हुए एम्पियर का परिपथीय नियम के बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों इससे पहले जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन कर रहे थे उसमें हमने गॉस का प्रमेय पढ़ा और जो महत्व गॉस के प्रमेय का विद्युत क्षेत्र में था वही महत्व एम्पियर के परिपथीय नियम का चुंबकीय क्षेत्र में है। गॉस का प्रमेय गॉसियन पृष्ठ पर ही लागू होता है, वैसे ही एम्पियर का प्रमेय एक एम्पियर लूप पर ही लागू होता है। जिस प्रकार गॉसीय पृष्ठ की हम केवल कल्पना मात्र करते हैं उसी प्रकार हम एम्पियर के भी परिपथ की यानी कि एम्पियर लूप की कल्पना मात्र करते हैं और उस लूप पर ही हम एम्पियर का परिपथीय नियम लागू कर सकते हैं। इस नियम की आवश्यकता हमें चुंबकीय क्षेत्र में क्यों पड़ती है, आइए इस एनिमेशन के जरिए समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक धारावाही चालक तार है और इसमें इस तीर के निशान की दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। हम जानते हैं कि किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित होगी तो उसके चारों ओर उस तार के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और यह चुंबकीय क्षेत्र समकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होगा। मान लीजिए यह चुंबकीय क्षेत्र हम B से दर्शा रहे हैं। अब मान लीजिए हम इसी तल पर एक बंद परिपथ कंसीडर करते हैं, एक क्लोज्ड लूप लेते हैं। यह लूप इस प्रकार लिया गया है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा स्पर्श रेखीय रूप से कार्य कर रही है। मान लीजिए हमको इसी बंद लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हम इस लूप पर एक छोटा सा अवयव dl लेंगे और इस dl अवयव पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस dl और चुंबकीय क्षेत्र B का गुणनफल होगा। और हमको इस बंद लूप के लिए यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो ऐसे ही छोटे छोटे सेगमेंट्स या यूं कहें कि ऐसे ही अल्प dl का ये योग होगा और इसे कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है। और इसी समस्या का समाधान करने के लिए ही एम्पियर का परिपथीय नियम दिया गया। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस वक्र द्वारा घिरी कुल रेखा I का म्यू नॉट गुना होता है। क्योंकि यहाँ पर इस छोटे छोटे अवयवों के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को जोड़ना एक कठिन कार्य था, इसलिए यहाँ पर हमने समाकलन का सहायता लिया है और इसीलिए एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार हम गणितीय रूप में लिख सकते हैं समाकलन क्लोज्ड लूप का B डॉट dl बराबर म्यू नॉट I, जहाँ म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है
और ये जो सिंबल दिख रहा है इंटीग्रेशन इस बंद परिपथ का, ये बंद वक्र के परितः समाकलन बताता है और I वक्र द्वारा घेरी गई धारा है। तो एम्पियर का परिपथीय नियम लागू करने के लिए जो हम लूप चुनते हैं उसका चयन किस प्रकार किया जाना चाहिए? इस लूप में कुछ विशेषताएं होती हैं। मतलब इस लूप का चयन ऐसा होना चाहिए कि इस पर B स्पर्श रेखीय हो तथा B यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ पर एक समान हो। ये जो हमने लूप लिया है उस पर B अभिलंबवत हो या फिर इस B का मान इस लूप पर 0 हो। अगर ये तीनों में से कोई एक भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रही है तो हम उसको फॉलो करते हुए एम्पियर के लूप का चयन कर लेते हैं। बिंदु P से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखा वृत्ताकार होती है, अतः R त्रिज्या के वृत्त के चारों ओर B का रेखीय समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl यहाँ पर हमने क्लोज्ड लूप के लिए बनाया है, क्योंकि ये जो एम्पियर का परिपथ हम लेते हैं वो एक बंद वक्र होता है, इसलिए हम समाकलन के ऊपर ये गोला लगाते हैं जो कि बंद वक्र को या बंद परिपथ को दर्शाता है। अब ये दो सदिश राशियां हैं B और dl, इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे B dl cos थीटा। यहाँ पर थीटा कोण है B और dl के बीच का, और B और dl के बीच का कोण इस स्थिति में 0 है, इसलिए हम यहाँ पर cos 0 लिखेंगे और cos 0 का मान होता है 1, तो हमें प्राप्त होगा इंटीग्रेशन ऑफ B dl। अब समीकरण 1 से B का मान यहाँ रखने पर हमें प्राप्त होगा इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r इंटू dl। यहाँ पर म्यू 0 नियतांक है, I प्रवाहित होने वाली धारा का मान भी नियत है, 2 पाई ये भी नियतांक है और इस एम्पियर के परिपथीय लूप की त्रिज्या भी नियतांक है, इसलिए हम इसे इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे और समाकलन होगा इस अव्यय का dl का। और जब ऐसे अवयव को जोड़ा जाएगा इस एम्पियर के परिपथ में तो ये एक वृत्ताकार लूप का निर्माण करते हैं, यानी कि dl का समाकलन इस वृत्ताकार लूप की परिधि होगी। तो हम इंटीग्रेशन ऑफ dl बराबर लिखेंगे 2 पाई r, जहां r इस वृत्त की त्रिज्या है। तो समाकलन b डॉट dl बराबर होगा म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r इंटू 2 पाई r। 2 पाई r से कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl बराबर होगा म्यू 0 I, और यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। तो आइए अब हम एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग करके अलग अलग आकृति की चालक तार के लिए अलग अलग परिस्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम एक सीधा लंबा चालक तार लेते हैं। ये सीधे लंबे चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक सम केंद्रीय वृत्त के रूप में होगा। यहाँ पर हमने एक चालक तार लिया है XY, जो कि आपके कागज तल पर रखा गया है। अब इससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपके कागज तल के लंबवत होगा। मान लीजिए हमको बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो कि इस चालक तार XY से r दूरी पर स्थित है। मान लीजिए इस चालक तार XY में धारा X से लेकर Y की ओर प्रवाहित हो रही है, यानी कि ऊपर की ओर यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है। अब एम्पियर का परिपथीय नियम लागू करने के लिए हमें एक एम्पियर लूप लेना होगा। तो हम ऐसा लूप चयनित करेंगे जो कि बिंदु P से भी गुजरे और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी एक समान हो। तो इसके लिए हम जो लूप चयन करेंगे वो एक वृत्ताकार ही होगा, जो कि इस कागज तल के लंबवत होगा और इसके प्रत्येक बिंदु पर
यदि आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताएगा, और ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी, क्योंकि इस लूप पर आप किसी भी बिंदु को लें, कोई भी अल्पांश आप यहाँ पे कंसिडर करें, तो वो इस चालक तार एक्स वाई से समान दूरी यानी कि r दूरी पर ही स्थित होगा, क्योंकि सारे इस वृत्त के परिधि पर ही आएंगे, तो ये सारे समान दूरी पर होंगे, इसलिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी। तो यहाँ पर हमने एम्पियर लूप लिया है जो कि वृत्ताकार है, जिसकी त्रिज्या r है। अब एम्पियर के परिपति नियम के अनुसार इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई। इसे हम पहला समीकरण दे देते हैं। लेकिन यदि हम एम्पियर का परिपथीय नियम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, उस कंडीशन में b डॉट डी बराबर होता, यहाँ पे b और dl दोनों सदिश राशियां हैं। यहाँ हम देखें तो b की दिशा निकालेंगे तो एक स्पर्श रेखा डालेंगे इस वृत्तीय लूप पर, और इस वृत्तीय लूप पर ये dl उसकी परिधि पर ही आएगा, तो b की दिशा और dl की दिशा दोनों एक ही होंगी, यानी कि हम यूं कह सकते हैं b और dl के बीच का कोण शून्य होगा, दोनों एक ही दिशा में होंगे। चूंकि इन दोनों सदिशों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, हम लिख सकते हैं b dl cos थीटा। थीटा b और dl के बीच का कोण है जो कि 0 है इस स्थिति में, और cos 0 का मान होता है 1, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl। यहाँ पर b का मान नियत है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि अब कोई भी अल्पांश इस लूप पर लेंगे, छोटे छोटे धारा अवयव लेते हैं, तो वो r दूरी पर ही होंगे, और दूरी समान होने के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान भी समान होगा। इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर कर देंगे हम b को, क्योंकि एक नियत राशि है। इंटीग्रेशन हो जाएगा केवल dl का, और से छोटे छोटे धारा अवयव को हम पूरी वृत्त की परिधि पर जोड़ें तो हमको मिलेगी वृत्त की परिधि। तो b इंटीग्रेशन ऑफ dl हमको मिलेगा b 2 पाई r। इसे हम समीकरण 2 देते हैं। समीकरण 1 और 2 दोनों से हम देखें तो हम इसको लिख सकते हैं b 2 पाई r बराबर म्यू नॉट आई। यहाँ से b बराबर होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। ये किसी भी धारावाही सीधे लंबे चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र है, और यही सूत्र हमको बायट सावर्ट लॉ से भी प्राप्त हुआ था। तो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि किसी भी लंबे सीधे चालक तार धारावाही तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो यदि वहाँ पे केवल ज्ञात कीजिए दिया रहता है तो आप दोनों मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली ये दिया गया होगा कि बायो सावर्ट के नियम से सॉल्व करना है तो आप उस मेथड से करिए, और एम्पियर के परिपथीय नियम से सॉल्व करना है तो आप इस मेथड से सॉल्व कीजिए। वैसे हमने देखा कि जब हम एम्पियर का परिपथीय नियम लागू करते हैं तो ये डेरिवेशन और भी आसान हो जाता है।